स्लो जिंदगी के सभी दर्शकों को अनिल सिंह का लखनऊ से राम राम। मेरे साथ जुड़े हुए हैं बाबा रामदास, जो इस चैनल के मालिक नहीं है, करता धरता हैं। तो आप लोग बाबा जी से अच्छी तरह से परिचित हैं या शायद उतनी अच्छी तरह से परिचित नहीं है, क्योंकि बाबा जी इतने परस्पर विरोधी गुणों के स्वामी हैं कि इनको देख करके एक बार तो आदमी जो है वो हैरत में पड़ जाता है कि ये किस टाइप के नमूने हैं, समझ में नहीं आता कुछ। दो परस्पर विरोधी गुणों की मैं चर्चा करूंगा। एक तो यह है कि ये पहलवान है। पहलवानों के बारे में आपको पता ही है, उनके बारे में जो भी धारणाएं समाज में प्रचलित हैं उनमें से एक ये है कि वो और कुछ भले कर लें, वो सोच नहीं सकते कम से कम। तो राग दरबारी का एक उदाहरण मुझे याद आता है, उसका मैं यहाँ पे उल्लेख करना उचित समझता हूँ कि राग दरबारी में एक बद्री पहलवान नाम के पात्र हैं और छोटे पहलवान उनके चेले हैं। तो बद्री पहलवान ने एक बार छोटे पहलवान को धोबी पाट दांव से इस तरह से पटका कि उनके कमर के नीचे का हिस्सा जो है वो अखाड़े के अंदर और ऊपर का हिस्सा अखाड़े के बाहर गिरा। तो मतलब उनकी कमर में जबरदस्त चोट आई। और इसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि है, कुछ नाराजगी थी बद्री पहलवान की, इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ज्यादा उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए इस तरह से पटका। और इसके बाद फिर गुरु चेले दोनों अखाड़े से बाहर निकले, चुपचाप चलते रहे। उसके बाद बद्री पहलवान एक जगह रुक गए और फिर लेखक यानी श्रीलाल शुक्ल जी लिखते हैं कि बद्री पहलवान वो काम करते रहे जो कोई भी पहलवान आसानी से नहीं कर सकता, यानी कुछ सोचते रहे। तो पहलवान के लिए जो है सोचना ही एक बहुत बड़ा काम माना जाता है। और हमारे बाबा जी तो न केवल सोचते हैं बल्कि गजब का सोचते हैं, न केवल गजब का सोचते हैं बल्कि गजब का एक्सप्रेस भी करते हैं अपनी सोच को। बाबा जी एक मूर्धन्य व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज का ये वीडियो जो है हम बाबा जी के ही व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की छान फटक करने के लिए बना रहे हैं। तो बाबा जी से ही हम पूछते हैं कि बाबा जी, ये जो दो परस्पर विरोधी गुण जिनकी मैंने चर्चा की, एक तो पहलवानी और दूसरे विचार करना, ये कैसे आपके अंदर जो है विकसित हुए? और ये इतना रेयर है, मतलब और तो किसी में हमने तो नहीं देखा कम से कम। तो ये किस प्रकार से आपने विकसित किया ये गुण? देखिए, पहली बात तो सोचने वाली है कि पहलवानी जो है आमतौर पे 99% केस में जो पहलवानी है ना, वो बच्चे का शौक नहीं होता, बाप का शौक होता। आप ये मान लीजिए कि 100 में 99 पहलवान इसलिए पहलवान बने क्योंकि उनके बाप को पहलवानी का शौक था और उन्होंने अपने बेटे को पहलवान बनाया या खिलाड़ी बनाया। अन्य खेलों में तो बच्चा स्टेडियम जाने लग गया, बाप से, कई बच्चे तो बाप से चोरी जाते हैं और बाई चांस खेलने कूदने में खिलवाड़ में खिलाड़ी बन जाते हैं। पर कुश्ती के साथ ऐसा नहीं होता, 99% बाप का शौक होता है। हमारे केस में भी यही था, हमारे फादर को शौक था, उन्होंने मुझे पहलवानी शुरू करा दी और वो बाई चांस कुछ भाग्य ऐसा था कि हम बस ठीक ठाक पहलवान हो गए। पहलवानी के साथ साथ घर में एक जो गुण मिला विरासत में, वो था हमारे पिताजी, वो भी पहलवान थे। सबसे बड़ी बात, वो भी अपने जमाने के अच्छे पहलवान थे। और दूसरा उनमें यह था कि वो भी बड़े स्वाध्यायी व्यक्ति थे और उनके अंदर एक, अच्छा, उनके अंदर ही नहीं, मुझे लगता है ये हमारे परिवार में एक धारा बह रही है कि मेरे दादाजी थे वो काशी नरेश के दरबारी शिक्षक थे। मेरी बड़ी बुआ जी थी, वो बताया करती थी, उनके अभी पिछले 5-7 साल पहले 90-95 साल की आयु में देहांत हुआ है।
तो दादाजी का देहांत तो तब हुआ था जब मेरे पिताजी बहुत छोटे थे, 2 साल के ही थे। पर बुआ जो थी वो 20-22 साल बड़ी थी, 20 एक साल बड़ी थी। तो वो बताती थी कि वह राजमहल में रही हैं। तो महाराज ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हिंदी और संस्कृत के लिए हमारे दादाजी को अपॉइंट कर रखा था, और इंग्लिश के लिए और साइंसेस के लिए 2 अंग्रेज टीचर्स थे। तो पीछे महल में ही एक जगह जहां स्टाफ क्वार्टर्स होते थे, उसमें इन तीनों शिक्षकों के लिए एक अच्छी लेवल की अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रखी थी। और जैसे कि बुआ जी की बातों से हमें पता लगा कि बहुत अच्छी सैलरी मिला करती थी। तो बुआ जी एक किस्से बताया करती थी। तो जो इंग्लिश वाले जो टीचर थे, उनकी वाइफ थी और उनकी एक बच्ची थी। बच्ची की उम्र थी 10-12 साल। तो वो बग्घी टमटम जो होती है, जो घोड़े वाली, स्टाफ उसको यूज करता था। तो वो जो अंग्रेजी वाले जो गुरुजी थे, अंग्रेज जो थे, उनकी वाइफ महीने में एक बार जब राशन लेने जाती थी, तो हमारी दादी तो थी, वो तो पर्दानशीन महिला थी वो ना, क्षत्राणी। तो वो अंग्रेज महिला जो है बाजार जाती थी, तो वो जब राशन लेके आती थी अपना, तो उसमें से काफी सारा राशन हमारी दादी के पास भिजवा दिया करती थी बिना टच किए उसको। मतलब शी वाज सो सेंसिबल, उसको मालूम था कि भाई मैं क्रिश्चियन हूं, ये एक हिंदू फैमिली है। तो वो जो उनकी बेटी थी, उस 10-12 साल की, उसका नाम था रोजी। तो रोजी ने अपनी माँ को बोलती थी कि ये बुढ़िया जो है राशन खरीदती है और आधा जो है इनके यहाँ भिजवा देती है। तो माँ बेटी की लड़ाई होती थी। बुआ जी आप बताया करती थी, बड़े मजेदार, कि माँ बिटिया लड़ाए आपस में, थे बिटिया होके कहे कि आधा हमारे बाप का कमाई तो आधी तू लुटा दे वैलू। तो वो बोलती थी कि सुन रोजी, तेरे बाप का नहीं लुटाती हूँ। वो महिला भी महल में काम करती थी, तो उनको भी सैलरी मिलती थी। तो वो अपनी बेटी को वो लड़ती थी कि तेरे बाप की कमाई नहीं लुटा रही हूँ, मैं कमाती हूँ। ये किस्से हैं। तो सब हुआ क्या फिर कि दादाजी का देहांत हो गया। तो देहांत हुआ तो उनकी बॉडी बताया जाता है कि राजा साहब ने घर भिजवाई थी। फिर जो है करीब जब तिरही वगैरह सब हो गई, बीत गई, तो पिताजी शायद एक साल के थे, 1.5 साल के। तो राजा साहब ने 1-1.5 महीने बाद बग्घी भेजी, संदेश भेजा कि आप जो है कोई बात नहीं, गुरुजी तो नहीं रहे, गुरुजी बोलते थे उनको, गुरुजी तो नहीं रहे, पर आप जो है आ जाइए, आप यहीं महल में ही आ जाइए। तो हमारी दादी ने मना कर दिया कि देखिए मैं पहले अपने पति के साथ रहती थी महल में, परंतु अब वो नहीं रहे, तो मैं एक विधवा हूं और मेरा इस तरह बाहर रहना परिवार से उचित नहीं रहेगा। उन्होंने मना कर दिया। तो फिर राजा साहब ने यहां तक कहा कि ठीक है, आप कोई बात नहीं, बच्चों को भिजवा दीजिए। तो दादी ने वो भी मना कर दिया। अब जो भी कारण रहे होंगे, जो भी उनकी सोच रही होगी उस जमाने में। तो जैसे कि मैंने बताया, माय ग्रैंडफादर वाज अ टीचर। पिताजी फिर बिना बाप के बेटे थे, प्राइमरी तक गांव में पढ़े, मिडिल स्कूल बताते उस जमाने में, बताते हैं कि बहुत अच्छा मिडिल स्कूल, उस जमाने में शिक्षा का बड़ा अच्छा स्तर रहा होगा, जैसे कि मुझे सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट तो थी ही नहीं। तो मिडिल स्कूल था सैदपुर में, वहां बोर्डिंग स्कूल भी था। तो पिताजी कुछ साल शायद 8वीं तक बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, यही उनकी शिक्षा थी। उसके बाद बड़े बगावती किस्म के थे उनके तेवर, तो घर से चले गए थे और आर्य समाजियों में शामिल हो गए थे। और वहीं से फिर उनका जो स्वाध्याय मनन का जो सिलसिला, वो आर्य समाज से शुरू हुआ। फिर अचानक उनको एक दिन पता नहीं कैसे अंदर से एक आवाज आई, या पोइट्री वो पढ़ाने लग गए। और पठानकोट में रहते थे, पठानकोट में उनको पता नहीं कैसे किसी ने बोला, हाँ
कोई उनके एक मित्र थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, उन्होंने कहा यार मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो हिंदी पढ़ा लेना, चल एक एकेडमी खोल लेते हैं। तो उन दिनों पंजाब में ना प्रथमा, मध्यमा, शास्त्री, इस प्रकार की हिंदी की डिग्रीज हुआ करती थी, तो वही कोचिंग थी। तो पिताजी हालांकि खुद क्वालिफाइड नहीं थे, प्रथमा मध्यमा शास्त्री नहीं थे, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया हिंदी। एमए की क्लासेस, एमए की स्टैंडर्ड की हिंदी पढ़ाते थे, पोइट्री। और उन छात्रों को यह पता नहीं था कि हमारा गुरु जो है ये भी हमारे साथ ही परीक्षा दे रहा है। छात्रों का फार्म भराता था तो इनका भी भराता था। इस तरीके से उनकी एजुकेशन हुई। एक दिन मैंने उनसे पूछा था कि आपके अंदर ये हिंदी पोइट्री, इतनी जटिल पोइट्री, ओहो तुलसी और निराला, उनके जो 4 फेवरेट, 5 जो फेवरेट कवि थे, जो वो कहते थे कि उनको मुझे आनंद आता है पढ़ाने में, वो थे तुलसी, सूर, निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी। ये अच्छा, कहते हैं मैं इन्हीं 4-5 को कवि मानता हूं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहते बाकी तो सब तुकबंदी बाज है, वो कहते थे, है ये बाकी तो सब तुकबंदी है, कवि अगर है तो निराला, प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा, 4। पुराने वालों में तुलसी और सूर, उसमें भी मेन तुलसी। और सर मुझे याद है हमारी 8वीं कक्षा में एक पाठ था, शायद तुलसीदास की विनय पत्रिका का एक कोई छंद था, वो एक 8-10 लाइन की जो होती है, और मुझे उन्होंने वो पढ़ाया था। सर मुझे याद है, मुझे जीवन में इससे अच्छा अनुभव कि पोइट्री, और वो भी तुलसी, क्या हो सकती है। अच्छा, मैं अपने जीवन का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूं कई बार कि पहलवानी से ना बहुत कुछ खोया भी है मेरी लाइफ में, क्योंकि हमें हमारे घर में हिंदी साहित्य का इतना प्रकांड विद्वान हमारे पिताजी के रूप में आजीवन विद्यमान रहा। पर मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि हम उनसे जो हिंदी पढ़ सकते थे वो पढ़ नहीं पाए साहित्य। खैर, जो 8वीं 10वीं तक जो थोड़ी बहुत वो पढ़ाई उन्होंने हमें, उसी से मुझे लोग कहते, मुझे कई बार लगता है कि चलो भैया हमने कुछ तो पढ़ लिया उनसे। तो सब अच्छा, हमारे घर में हम पढ़ने पढ़ाने का माहौल रहता था। अच्छा, बड़ा इत्तेफाक की बात है कि या तो पहलवानी, स्पोर्ट्स, मेरी दोनों बहनें, मेरे भाई, या तो हम लोग सब स्पोर्ट्स पर्सन्स थे, या पढ़ लो या स्पोर्ट्स कर लो, 2 ही एजेंडा था घर में। अच्छा, स्पोर्ट्स की वजह से डाइट वाइट का विशेष ध्यान रखा जाता था। तो पिताजी की तनख्वाह फौज में ठीक ठाक थी, पर वो सारी की सारी, मतलब मुझे लगता है कि बाकी तो फौज में हर चीज फ्री होती है, शिक्षा फ्री थी, मतलब एवरीथिंग वाज फ्री। साल में 1 जोड़ी कपड़ा बनता था पूरे परिवार का, 1 जोड़ी। हम लोग के पास जीवन भर एक ही जोड़ी कपड़ा रहा। पर मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तनख्वाह बादाम, दूध, घी में ही चली जाती थी। हम लोग, मुझे याद है सिक्किम में रहते थे, तो वहां पे उन दिनों गाय का घी मिला करता था, शुद्ध देसी गाय का घी, 20 रुपए किलो। तो 20 किलो से नीचे घी नहीं खरीद के लाते थे कभी भी। और बादाम की गिरी दिल्ली से मंगवाया करते थे, 20 किलो का कट्टा। ये बात है 1978 की। 20 किलो बादाम का कट्टा, वो बादाम पूरे नहीं, गिरी, गुलबंदी की गिरी उन दिनों प्योर मिला करती थी दिल्ली में, खारी बावली में। तो ये उनका नेचर था। तो घर में पढ़ने पढ़ाने और स्पोर्ट्स 2 ही माहौल थे। इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि साहित्य, अच्छा मुझे याद आता है, मैं जब 6 नहीं नहीं हाँ, जब 6 साल का था, केंद्रीय विद्यालय पठानकोट में जो एयरफोर्स स्टेशन में था, तो उसकी नई बिल्डिंग नहीं बनी थी। मुझे याद है 1971 का जब वॉर हुआ है, शायद 13 दिसंबर को जब शुरू हुआ था, तो हम टेंटों में स्कूल चलता था हमारा, एयरफोर्स बेस स्टेशन के अंदर टेंट
में स्कूल चला रही थी सरकार, और नई बिल्डिंग बन रही थी। और जब मुझे याद है 71 की जब लड़ाई समाप्त हुई, उस दिन का मुझे याद है, शाम को 6 बजे जब पहली बार फायरिंग शुरू हुई, वो याद है मुझे। वो मैं फिर कभी किस्सा सुनाऊंगा आपको। तो फिर मुझे याद है 2-3 महीने बाद ही हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। केवी एकदम एयरफोर्स बेस के स्टेशन के एकदम बगल में अभी भी है। मैं इधर पिछले 5-7 साल पहले भी एक बार गया था। तो मुझे दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ। आई वॉज, आई थिंक 5.5 साल की उम्र रही थी मेरी, नहीं 6 साल, सेकेंड क्लास में था, यस 6 साल की उम्र थी। तो मुझे मालूम था कि ये जो कमरा है, ये लाइब्रेरी है, इसमें किताबें हैं। अब बड़ा विडंबना थी सर कि मेरे जैसा एक बच्चा लाइब्रेरी जाना चाहता था, और हमें लाइब्रेरी अलाउड नहीं थे। वो टाइम टेबल में हफ्ते में एक बार मिलता था, हफ्ते में एक बार लाइब्रेरी जाने को मिलता था, और वो मुझे स्कूल की सबसे फैसिनेटिंग प्लेस लगती थी। तो मुझे याद है, मैं क्लास को ऑलमोस्ट बंक करके और लाइब्रेरी के इर्द गिर्द मंडराता रहता था एट द एज ऑफ 6। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ना लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था, और मैं जैसे घात नहीं लगा था, मैं घात लगा रहा था, और मुझे मौका मिला और मैं लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। और मुझे मालूम, क्योंकि हफ्ते में एक पीरियड आया करता था, तो मुझे मालूम था कि बच्चों वाला सेक्शन ये है। मैं उसके पास जाके ना किताबें टटोलने लग गया, और वो लाइब्रेरियन ने पीछे से झपट्टा मारा और मेरी गर्दन कॉलर पकड़ लिया। हे, तुम यहाँ कैसे, कहां घुस गए, क्या कर रहे हो? और मतलब ही ट्रीटेड मी लाइक एज इफ आई वाज अ क्रिमिनल। और मुझे जो है वो पकड़ के अपने टेबल पे ले आया, कैसे घुसे, कैसे किसे पूछ के किताब छुए। अब 6 साल का बच्चा तो वैसे हदस जाएगा। तो मेरी क्लास का एक टीचर, एक सरदार जी थे, एक टीचर थे, वो क्लास टीचर थे शायद, मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा, रुको रुको रुको। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने बोला, आपको बुक्स चाहिए? मैं कहा, हाँ जी। तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ। तो उस टीचर ने मेरा हाथ पकड़ा, वो वो तक ले गया। उन्होंने बोला, कौन सी चाहिए? तो मैंने एक ऐसी किताब छांट ली। तो छांट ली तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं सर, इसको मेरे नाम पे इशू कर दीजिए। तो उसने बोला, बेटा संभाल के रखना, पढ़ के जो है दे देना। मैं कहा, ठीक है। तो सर ने अपने नाम पे बुक इशू करा के मुझे दे दी। हमने साहब क्लास में भी, घर पे भी, एक सिटिंग में किताब खत्म। बच्चों की किताब क्या 10-20 पेज की रही होगी, कोई कहानी वानी की। अगले दिन साहब हम लाइब्रेरी में फिर हाजिर। सर ये लीजिए आपकी किताब। बोले, पढ़ लिए? तो मैंने कहा, पढ़ ली। बोले, और चाहिए? मैंने, हाँ, एक और इशू करा ली। बस फिर ये सिलसिला चल पड़ा। लाइब्रेरियन से एक तरह से यूं समझ ली मेरी दोस्ती हो गई। वहां से मुझे बुक्स मिलने लगी। उसके बाद मुझे याद है, सेकंड क्लास जब हमने पास कर ली, तो थर्ड क्लास में एनसीईआरटी की बुक्स आई नई। तो नई में तो हिंदी की बुक्स में कहानियां होती थी, मतलब हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक थी एनसीईआरटी की, उसमें 5-7 कहानियां होती थी। बाकी कविताओं में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था। बाकी और जो होते थे, हालांकि इंटरेस्टिंग वो सब थी। मुझे याद है, मैंने सुबह आई थी किताब, शाम तक मैंने हिंदी की पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़ डाली। अब आई साहब अंग्रेजी की बात। अब अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। मुझे मालूम था कि कहानियां तो इसमें भी हैं। तो हमने साहब अपनी एनसीईआरटी बुक ले गए, और बगल में एयरफोर्स के एक अंकल जी रहते थे। मैंने उनको कहा कि अंकल मुझे ना ये कहानी अब इंग्लिश वाली पढ़ के सुनाइए और समझाइए। उनको भी बच्चों के साथ मजा आता था। उन्होंने हम दोनों भाई बहनों को बिठा लिया, और वो उसमें जो स्टोरी बुक्स, जो एनसीईआरटी की बुक में जो इंग्लिश की कहानियां थी, वो पढ़ पढ़ के हमें समझाने लगे। हमें बड़ा मजा आता। तो सब इस तरीके से मुझे याद है, एट द एज ऑफ 6 आई हैड डेवलप्ड अ लव फॉर रीडिंग।
अब तक 6 साल का बच्चा जिसको लाइब्रेरी इतनी अच्छी लगती हो 6 साल की उम्र में, तो आप सोच लीजिए कि मुझे याद है मैंने जो सेकंड क्लास थी उसमें ही, जो मुझे धुंधली सी याद है, मैंने 100 किताब पढ़ डाली थी उस लाइब्रेरी की। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर मैं आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर बुक्स, और जहां भी मुझे संभावना दिखती थी। अच्छा, पिताजी की रेजिमेंट में भी एक लाइब्रेरी थी, पर वो फौजियों के इंटरेस्ट की उसमें बुक्स हुआ करती थी। हालांकि मैं गया तो पिताजी ने डिस्करेज किया कि नहीं, यहाँ ये लाइब्रेरी तुम्हारे काम की नहीं है। स्कूल की लाइब्रेरी, मान लीजिए केवी पठानकोट का लाइब्रेरियन बहुत सहृदय था, पर हर 2 साल में स्कूल चेंज हो जाता था। उसके बाद मुझे याद है शायद हम पठानकोट से चंडीगढ़ आए थे। चंडीगढ़ वाली लाइब्रेरियन इतनी अच्छी नहीं रही होंगी, मैडम सर जो भी थे। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, तो मैंने उनसे, मतलब जो ललक, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल आपकी रेजिमेंट में भी लाइब्रेरी है ना? मैं उस वक्त मैं 4th में, 4th क्लास की ये घटना है। तो आपकी उसमें भी लाइब्रेरी है? कहता हाँ। मैंने, अंकल मुझे कुछ किताबें ला के दीजिए ना। तो सरदार जी थे, उन्होंने अपनी रेजिमेंट से मुझे 5-6 बुक्स लाके पतली पतली दे दी। तब तक मम्मी का एक दुराग्रह शुरू हो गया था कि नहीं, कहानी की किताब नहीं पढ़नी है, कोर्स की किताब पढ़ो, जो कि आम हिंदुस्तानी माँ बाप का पूर्वाग्रह आज तक है। आज भी लोग, मैं अपने स्कूल में देखता हूं, पेरेंट्स मना करते गए कहानी किताब नहीं पढ़नी है, कोर्स की किताब पढ़ो, क्योंकि परीक्षा तो कोर्स की किताब में से आएगी। हमारी मदर भी यही सेम करती थी। तो मुझे मालूम था कि मेरी माँ तो पसंद करेगी नहीं कि मैं लाइब्रेरी की किताब पढूं, तो मैंने अपनी बैग में चुरा ली। अगले दिन स्कूल गया तो स्कूल में चली गई, साथ ले गया, और स्कूल में जाते ही पहला काम मैंने किया वो किताब खोली क्लास में बैठे बैठे मैडम ने पीछे से झपट्टा मारा, ये क्या है? तो उन्होंने वो, अभी मैंने किताब निकाली ही थी कि पकड़ा गया। 4th क्लास, केवी चंडी मंदिर का किस्सा है ये। तो मैडम ने वो किताब जब्त कर ली। खैर जो भी देखा देखा, तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे करके देखा। फिर मेरे बैग की तलाशी ली गई तो 5 और किताबें निकली, तो वो 5 जब्त कर ली गई। और मैडम अत्यधिक गंभीर मुद्रा में अपनी चुन्नी साड़ी पल्लू में वो किताबें ऐसे करके स्टाफ रूम में चली गई। स्टाफ रूम से थोड़ी देर बाद 2 मैडमें और लेकर आई, मुझे साइड में बुलाया, इधर आओ। मैं कहा हाँ जी। ये किताब तुम कहां से लाए? अब मैं वो 4 साल 4th क्लास का बच्चा था, इनोसेंट मासूम था। मैंने बोला जी वो पड़ोस वाले अंकल ने दी है। क्यों? उनसे क्यों मांगी तुमने किताब? मैं कहा जी मैं अब क्या जवाब दूं? तो उन्होंने बोला बेटा आपको जो भी बुक पढ़नी है ना अपनी लाइब्रेरी से लेके पढ़ो, ये अंकल, और ये आपके पढ़ने लायक बुक्स नहीं है, और उन अंकल को तुरंत वापस करना है, और देखना खबरदार इन किताबों को देखना मत। और वो मेरे बैग में उन्होंने डाल दी, बोला खबरदार इस किताब को देखना मत, और घर जाते ही अंकल को वापस करना। मतलब मैं इस घटना से इतना डर गया कि मैंने वाकई उन किताबों को देखा नहीं, और उन अंकल जी को जाते मेरे, अंकल ये लीजिए अपनी किताब। वो अंकल भी इनोसेंस में ले आएंगे, उनको भी नहीं पता रहा होगा कि शायद उसमें ऐसा कुछ मटेरियल, क्योंकि फौजियों की लाइब्रेरी की किताब थी ना, हो सकता है कुछ ऐसा वैसा रहा होगा। सत्य कथा, मुझे लगता है सत्य कथा मनोहर कहानियां टाइप की वो किताब रही होगी। हमारे जमाने में सत्य कथा और मनोहर कहानियां, आपको याद होगा, पढ़ना बहुत बुरा माना जाता था, वो घटिया पत्रिका मानी जाती थी, है ना? उसमें एक आध स्टोरी कोई ऐसी हुआ करती थी।
पर फिर अगले दिन वो मैडम फिर आई, वो किताब वापस कर दिए थे? बोला हाँ जी कर दिए थे। लाइब्रेरी किताब चाहिए, जाओ लाइब्रेरी से इशू कराओ किताब। तब वहां भी चंडीगढ़ के भी चंडी मंदिर में भी जो है लाइब्रेरी से किताब इशू। तो मुझे याद है सर, आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, सिंदबाद जहाजी की कहानियां। तो सब सिंदबाद जहाजी की कहानियां मैंने इशू कराई। सर ये सिंदबाद जहाजी की कहानियां ही अरेबियन नाइट्स करके, ये जो इंग्लिश का अरेबियन नाइट्स का शायद हिंदी रूपांतरण है सिंदबाद जहाजी की कहानियां, आई थिंक। हाँ, तो साहब एक दिन संडे वाले दिन, मैं गर्मियों के दिन थे शायद, या कुछ मीठी मीठी धूप थी, मैं अपना बैग लेके, और जो एनसीईआरटी की जो साइंस की बुक होती थी ना वो काफी बड़ी होती थी, मतलब 1 फुट लंबी चौड़ी वाली किताब थी साइंस की, उसके अंदर सिंदबाद जहाजी की कहानियां छुपा के पढ़ रहा था। तो करीब आधे पौने घंटे बाद मां ने देखा कि सुपुत्र जो है दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने खोजबीन शुरू की, तो छत पे छापा मारा, तो मैं एकदम तल्लीन होकर जो है सिंदबाद जहाजी की, अच्छा साइंस की किताब में देख सर, विडंबना देख लीजिए कि बच्चे को स्टोरी बुक या लिटरेचर, हमारे लिए तो लिटरेचर ही था ना, बच्चे को लिटरेचर छुप के पढ़ना पड़ रहा। खैर मां ने छापा मारा, अच्छा कहानी की किताब पढ़ी जा रही है, कोर्स की किताबें क्या खत्म हो गई हैं, कोर्स की किताब पढ़ने में नानी मरती है। तो उन्होंने मुझसे वो किताब छीनने की कोशिश। मैं आज तक अपनी मां को उल्हान देता हूं कि आप लोगों की मूर्खता के कारण मैं अनपढ़ रह गया, क्योंकि जब मुझे पढ़ने का शौक था तब आप लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। खैर साहब, तो यहां से ये सर पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, चलता गया चलता गया चलता गया। तो समझ लीजिए जिस बच्चे को सेकंड में पढ़ने का इतना शौक लग चुका था, वो 10वीं तक आते आते, तब तक पर हमारा परिचय हिंदी साहित्य से ही था। मुझे याद है मैंने 8वीं में पूरा समग्र लगभग बहुत सारा प्रेमचंद पढ़ लिया था, और आपकी ये सब जो ये शरद चंद्र मैंने 8वीं में पढ़ लिया था, और जो भी मिला शिवानी वानी की अच्छा किताबों की। हमारे जमाने में ना, आज के बच्चों को मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हो कि आपके जमाने में हर चीज एक क्लिक पे उपलब्ध है। ये मेरी आपकी ये बातचीत की सीरीज लंबी चलेगी, इसमें 1-1 घंटे के कई एपिसोड बनेंगे, पर मैं जानता हूं कि हमारे जमाने में हर चीज, कोई भी दुनिया का शौक, इवन आशिकी, प्यार मोहब्बत भी कितना डिफिकल्ट था यार। आज के बच्चे कितने भाग्यशाली हैं कि हर सुख साधन सुविधा, विलासिता का भी हर साधन एक क्लिक पे उपलब्ध है। फिर तो एक बदलाव ये आया अचानक मेरी, अच्छा उसको मैं अपनी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट मानता हूं। 10वीं की परीक्षा हो चुकी थी, आई थिंक वी वर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो मैं अपने एक मित्र, उनका नाम मुझे आज भी याद है, उनका नाम था मनवीर नेहरा। उनके फादर आर्मी में एएमसी कोर में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव उस पे थे, कैप्टन थे। मैं उनके घर गया था, तो उनकी टेबल पे एक पुस्तक पड़ी थी, इंग्लिश की नॉवल था। तो मैंने पूछा ये क्या है? तो बोले ये एक उपन्यास है। मैंने कहा कौन है लेखक? तो उन्होंने कहा ये आर्थर हेली है। तो मैंने कहा इस उपन्यास की क्या स्टोरी? तब तक मैंने एक भी जीवन में एक भी अंग्रेजी किताब नहीं पढ़ी थी, 10th में पास कर चुका था, मेरी उम्र 15 साल हो गई थी। तो उन्होंने मुझे ना एक हल्की सी एक उसकी आउटलाइन बताई स्टोरी की। पुस्तक का नाम था द फाइनल डायग्नोसिस। तो मैंने कहा ये अब मैं ले जाऊं? कहते हाँ ध्यान रखना पर लाइब्रेरी की है। तो सर मुझे याद है मैंने जीवन में अंग्रेजी की जो पहली किताब पढ़ी, उसका नाम था द फाइनल डायग्नोसिस बाय आर्थर हेली। और वो
अगर उसको मैं रेटिंग करूंगा ना, तो आर्थर एली बड़ा गहराई से लिखने वाले, आर्थर एली पे एक अलग से एक एपिसोड बनता है पूरा 1 घंटे का। तो बड़ी अच्छे स्तर की बुक मानी जाती है, हल्के स्तर की बुक नहीं है वो। और मैंने पहली ही सिटिंग में, जो पहली बार जो अंग्रेजी पुस्तक पढ़ी, तो आर्थर एली की फाइनल डायग्नोसिस पढ़ ली। अब तब वहां से जो मेरी जिंदगी की एक खिड़की खुली ना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, ये मैं मानता हूं। वहां से मेरा अंग्रेजी साहित्य से परिचय हुआ। फिर तब मैंने 3-4 दिन लगाए उस पुस्तक को खत्म करने में, और उस पुस्तक में मुझे रस आ गया था। रस क्या होता है? तो मैं 3-4 दिन बाद अपने मित्र को जब वो किताब वापस करने गया, तो वहां पे हेरोल्ड रॉबिन्स का एक उपन्यास पढ़ा था, अ स्टोन फॉर डैनी फिशर, मुझे आज भी याद। और अ स्टोन फॉर डैनी फिशर जो है, वो आप इसको मान सकते हैं कि वो एक अलग किस्म का, वो अमेरिकन अमेरिकन टीनेजर की जिंदगी की कहानी थी। तो वो थोड़ी सी स्पाइसी भी थी, आपको आई यू कैन अंडरस्टैंड। अमेरिकन टीनेजर की कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको, अच्छा वो भी 15 साल की उम्र में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा वो अपील करती है, और अमेरिकन सोसाइटी का एक दृश्य भी दिखाती है। और उसमें अच्छे खासे थोड़े विस्तार से बड़े अच्छे अच्छे सीन्स भी थे। तो सब जब मैंने हेरोल्ड रॉबिन्स को पढ़ा, तो उससे मुझे चस्का लग गया। हेरोल्ड रॉबिन्स ने, मतलब आर्थर हेली ने तो पढ़ने की गहराई दी, हेरोल्ड रॉबिन्स ने चस्का लगा दिया। अब साहब, उन दिनों क्या था कि एक मिलिट्री की, आर्मी की एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी ऑफिसर्स क्लब में, एक वो सोर्स हो गया, एक वहां चमन होटल हुआ करता था, वो किराए पे किताबें दिया करता था, वहां से भी पुस्तकें मिलने लग गई। अच्छा, उसके बाद वहां पे एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी भी थी, आर्थर हेरोल्ड रॉबिन्स की 2-4 किताबें वहां से मिल गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर एक अब सर्कल बन गया, तो हमारे जैसे 10-15 लड़के पढ़ने वाले थे। लड़कियां सिर्फ मिल्टन बून पढ़ती थी। लड़कियों को ना, शुरू से मैंने कहा कि हम लोग जब जेम्स हेडली चेस पढ़ते थे, या आर्थर एली पढ़ते थे, या हेरोल्ड रॉबिन्स पढ़ते थे, तो हमारी उम्र की लड़कियां मिल्टन बून से ऊपर उठ ही नहीं पाती थी। मतलब मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार ये लड़कियां मिल्टन बून पढ़ती हैं, हम भी पढ़ के देखें। मैंने एक बार पढ़ने की कोशिश की थी, 4-5 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाया। लड़कियों का आपको मालूम है। अच्छा, उस जमाने में मैंने एक लड़की से पूछा भी था, मैंने कहा यार हम लोग इंडिया टुडे पढ़ते हैं, तुम लोग ये ईव्स वीकली क्यों पढ़ती हो? उन दिनों ईव्स वीकली करके महिलाओं के, मतलब तुम लोग मनोरमा ही क्यों पढ़ती हो? हैं? खैर, अपना अपना एक महिलाओं का होता है कुछ। तो सर वहां से अंग्रेजी, अच्छा उसमें एक नुकसान हुआ मुझे, अंग्रेजी जब मैंने पढ़नी शुरू की ना, फिर पता नहीं क्या एक मेंटल एक बैरियर बन गया कि फिर मैं हिंदी नहीं पढ़ पाया। बहुत कोशिश करके भी हिंदी से पता नहीं क्यों एक वो हो गया, कट से गए। फिर मैंने अगले 15 साल की उम्र में अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया था, 35 साल तक। मतलब आपको मैं क्या बताऊं, मतलब जिसे कहते हैं ना दीवानगी, मतलब वो कौन थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, है ना, पटना वाले। वो जी इतने जी गणित जी। हो गए कि पगला गए थे। मुझे कई बार 1-2 लोगों ने कहा कि अजीत सिंह तुम्हारे ये लक्षण सही नहीं है, साले तुम पगला जाओगे। अब तुम हो सकता है पगला जाओगे, क्योंकि तुमको दीवानगी हो गई है पढ़ने की, एंड यू आर नाउ गोइंग इनसेन। ये हालत हो गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 30
30 के आसपास मुझे ययाति मिल गई, विष्णु सखाराम खांडेकर। वह एक पुस्तक थी जो मैंने फिर हिंदी की पढ़ी, और पढ़ी भी मुझे याद है एक 1.5 सिटिंग में खत्म की थी। उसने साला वो कोढ़ में और एक खाज हो गई। उसके बाद मैंने कहा यार हिंदी साहित्य तो बहुत गजब का है, जबकि वो मूलतः मराठी की पुस्तक है, हिंदी में अनुदित। उसको पढ़ के मुझे लगा यार नहीं, हिंदी साहित्य तो गजब का है। उसमें एक नया बैरियर बन गया। अब वो साले ययाति के सामने और कुछ पसंद ही ना आए। तो फिर मैंने कुछ कोशिश की, फिर मुझे पता नहीं क्या वो, अच्छा वो बैरियर आज तक नहीं टूटा है। अभी भी मैं हिंदी एंजॉय नहीं कर पाता। आप लोगों ने इतनी बार कहा कि ये राग दरबारी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। हाँ, बहुत लोगों के आग्रह पे और उस पे मैंने वो काशी का 80 पढ़ी है, और वो पतली सी किताब थी, और वो भी बड़ी बेमन से पढ़ी, 5, 7, 8 सिटिंग में किसी तरह। मैंने कहा चलो पढ़ के खत्म करो यार। एक और बड़ा मजेदार इसी तरह हिंदी पढ़ने का, मेरी उम्र थी लगभग 35 साल के आसपास। तो मेरे एक मित्र हैं मुन्नू बाबू, उन्होंने, वो उन दिनों युवा थे, उनकी उम्र थी 22-25 साल। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बहुत बहुत फेमस उपन्यास है, वो धर्मवीर भारती वाला, क्या नाम है उसका, वो जिसमें सुधा और गुनाहों का देवता। उन्होंने बोला कि मुझे आप ये गुनाहों का देवता पढ़िए, इसके पीछे युवा जो है पागल है, मतलब ये इस पुस्तक ने युवाओं को पागल बना रखा है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी किताब है यार, तो लाओ पढ़ लेते हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे युवाओं को नींद नहीं आती बहुत दिन तक। मैंने कहा अच्छा। तो हमने सुधा और पता नहीं चंदू है, क्या है उसके पात्र का नाम, चंदर 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 सुधा और चंदर की कहानी सर मैंने पढ़नी शुरू की। पढ़ते पढ़ते हिम्मत करते, जुटाते जुटाते जुटाते, मतलब बहुत कोशिश की है। मतलब जीवन की मैंने इतनी कोशिश किसी किताब को पढ़ने की नहीं की जितनी उसको की, और करीब 60-70 पेज पढ़े, और अंत में उस किताब को पटक दिया और मारा कम से कम 10 जूता किताब को, और फिर टेबल पर रख दिया। तो वो हमारे मित्र आए शाम को, अगले 2 दिन बाद आए, कहो किताबिया पढ़ ला। मैंने कहा देखा भाई, वो तुहार किताब रखल है कि मरले है 10 जूता, और अगर ये तुहार किताब ना रहल हो, अगर ये मेरी किताब रही होती तो मैं इसकी चिंदी चिंदी फाड़ देता। मुझे इतनी मतलब वाहियात किताब लगी वो 60-70 पेज में। तो उसने एक बड़ी अच्छी बात कही लड़के ने मुझे, बोला कि आपका दोष नहीं है, असल में ये किताब आप पढ़ रहे हैं 35 साल की उम्र में, जबकि ये किताब है पढ़ने वाली 20 साल की उम्र। 20 साल के लड़के की जो सोच होती है ना, आप उसे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं असल में। हाँ, मैंने कहा हो सकता है, ये बात मैंने मौसम फिल्म गुलजार की जो मौसम है उसमें ये मैंने खुद महसूस की है कि नहीं, कुछ एज स्पेसिफिक रचनाएं होती हैं। जैसे मौसम फिल्म, अगर आपने देखी है मौसम, गुलजार साहब की मौसम देखी है? मैंने मौसम पहली बार देखी थी जब मैं 13 साल का था। अब 13 साल के बच्चे को, अच्छा उसमें फ्लैशबैक्स बहुत है, तो 13 साल की उम्र में कुछ समझ में नहीं आती फिल्म। फिर दोबारा मिली वो देखने को तब जब मैं 25 साल का था। तो जब 25 साल की उम्र में मैंने फिल्म देखी, तो फिर मुझे फिल्म समझ में आई। मैंने कहा ओ माय गॉड, क्या फिल्म है। फिर सर उसी मौसम को आप 35 साल की उम्र में देखिए, तो वो एक अलग फिल्म दिखती है। फिर आप उसी मौसम को 45 साल की उम्र में देखिए, फिर उसी मौसम को आप 50 साल की उम्र में देखिए, और उसी मौसम को 60 साल की उम्र में देखिए। मौसम असल में समझ में आती है 60 साल,
कि 60 साल का आदमी जब अपने जीवन का को पीछे जब करता है ना, सिंहावलोकन करता है, दौड़ाता है कि 60 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या गंवा दिया, तो फिल्म मौसम समझ में आती है। तो मुझे लगा हो सकता है गुनाहों का देवता हमको इसलिए समझ नहीं आ रही थी क्योंकि 35 ईयर ओल्ड मैन जिसकी रोमांस की उम्र निकल चुकी है शायद, है द वन विद मैरिड विद किड्स, उसको गुनाहों का देवता, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं, फिर मैंने वापस कर दी थी। तो हिंदी साहित्य के साथ तो अपना ये रहा एट ए सर्टेन एज। पर सर फिर क्या हुआ कि अंग्रेजी साहित्य में हम डूब गए और करीब 25 साल तक मैंने, मतलब दीवानगी की हद तक अंग्रेजी बुक्स पढ़ी। एक बड़ा मजेदार किस्सा है, हमारी मदर का पथरी का ऑपरेशन हुआ लखनऊ में, तो मैं और मेरी पत्नी, हम शायद पता नहीं कहाँ थे, बनारस थे या बनारस थे शायद, तो हम आए, बनारस से भाग के लखनऊ आए, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो रास्ते में मुझे फ्रेडरिक फोर्सिथ की फोर्थ के एक, उसकी बड़ी, फ्रेडरिक फोर्सिथ जो है वो थ्रिलर लिखता है, उसकी फोर्थ के एक बुक है, फोर्थ के ही थी शायद, हाँ फोर्थ के, वो मिल गई साहब। अब मैंने पता नहीं, हाँ ऑटो रिक्शा में बैठे थे तो वो रेड लाइट पे बेच रहा था, पायरेटेड थी, रेड लाइट पे नहीं बेचते किताबें, अंग्रेजी किताबें रेड लाइट पे भी बिकती है, लड़के हाथ में ले लेके बेचते हैं, वहां से खरीद ली, 100-150 रुपए की आई थी, और वही ऑटो रिक्शा में ही बैठे बैठे पढ़नी शुरू करती, और 10 मिनट में पढ़ डाले होंगे, 10-15 मिनट में 10 पेज, और सर किताब इतनी ग्रिपिंग कि उसने 10 पेज में ही बांध लिया। अब साहब उतरे, मैं और धर्मपत्नी मम्मी के रूम में पहुंचे, प्राइवेट वार्ड में भर्ती थी, मैंने एक बार और मम्मी ठीक है ना, हाँ ठीक है सब ठीक है, और वही बगल में कुर्सी लगा के किताब खोल ली। साहब इतनी ग्रिपिंग थी, मैं आपको बता नहीं था, मौका मिलेगा तो फोर्थ के पढ़िएगा, फ्रेडरिक फोर्सिथ की ही थी या कैन फॉलेट की थी, मुझे मतलब, हाँ नहीं कैन फॉलेट की है शायद, कैन फॉलेट की है, ऐसे ही है, मतलब याद नहीं है किसकी है। तब पढ़नी शुरू कर दी, तो मेरी पत्नी बार बार मुझे घुड़क रही, है माँ के पास आए हो, सेवा करो, बोला हाँ, मैंने कहा तुम कर रही हो ना सेवा। हमने किताब पढ़ते रहे, वो बीच बीच में डिस्टर्ब करती रही, मैं पढ़ता रहा, वो करती रही, मैं पढ़ता रहा, 1-1.5 घंटा बीत गया, 1-1.5 घंटा में 50-60 पेज पढ़े गए, डिस्टर्ब होते होते। तो मैं अचानक वो कुर्सी से उठा और गायब हो गया, मैंने कहा यहां तो ये पढ़ने नहीं देगी। और अस्पताल के बाहर फुटपाथ, मतलब गुलाबी ठंड के दिन थे, अस्पताल के बाहर सड़क के किनारे फुटपाथ था, मैं फुटपाथ पे बैठ गया और मैं वहां बैठ के किताब पढ़ने लग गया। मेरी धर्मपत्नी ने 1 घंटे बाद रियलाइज किया कि पहलवान तो गायब है। उन दोनों फोन का जमाना नहीं था, जब फोन नहीं था तो बीवियां, छाती पे मूंग दलने का स्कोप बहुत कम था बीवियों के, तो सर 1 घंटे बाद इनको महसूस हुआ कि ये तो आदमी गायब हो गया। तो फिर थोड़ी देर बाद इन्होंने बालकनी से नीचे झांक के ऐसे ही देखा, ऐसे ही बालकनी में खड़ी थी, तो इनको लगा कि वहां फुटपाथ पे एक आदमी बैठ के किताब पढ़ रहा है। फिर बहुत ध्यान से देखा तो उसने, अरे ये तो पहलवान जी है, साला फुटपाथ पे बैठ के किताब पढ़ रहा है। और सर मेरी पत्नी ने जो भी त्रिया चरित्र का नाटक कर सकती थी वो किया, पर सर जब तक मैंने किताब खत्म नहीं कर ली,
जब मैंने देख लिया ना कि उसने देख लिया मैं फुटपाथ पे बैठा हूं, मैंने कहा अभी आएगी यहाँ डिस्टर्ब करने, मैं वहां से उठ के और कहीं छुप के पढ़ने लग गया। सर वो 5 घंटे में जब किताब मैंने खत्म कर ली, मैं तभी वापस आया। अच्छा, और आगे एक मजेदार, करेला नीम पे कैसे चढ़ता है, मतलब खरबूजे को देख के खरबूजा कैसे चढ़ता। मेरे साथ रहते रहते मेरी पत्नी को भी पढ़ने का शौक पैदा हो गया था। बहुत दिन तक वो किताब जो है वो ऐसी पड़ी रही, तो महीने 2 महीने बाद मेरी पत्नी ने वो किताब उठाई। अब वो किताब उठा ली तो वो 25-30 पेज जब पढ़ ली ना, तो मुझे तो याद था कि इस औरत ने मुझे कैसे टॉर्चर किया था ये किताब पढ़ते समय। और मुझे मालूम था कि जब ये किताब 30 पेज जब पढ़ लेता है आदमी, तो सर एक बात बताऊं, मतलब सचमुच अगर 30 पेज आप उस किताब के पढ़ लिया और अगर कोई आपको डिस्टर्ब करे ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ना इनको खोदना शुरू किया, है किताब छोड़ो, है कर लो, है किताब छोड़ो, है कर लो। तो 4-5 बार मैंने टोका ना, तो मेरी पत्नी खून कर दूंगी अगर आप मुझे डिस्टर्ब किया तो सर इन्होंने भी वो 5-6 घंटे में खत्म की। तो मैंने उनसे पूछा, क्यों है ना ऐसी किताब कि एक बार अगर पकड़ लिया तो छोड़ नहीं सकते आप। तो सर ये था हमारी पढ़ाई का। अच्छा, फिर बात ये ना, तो जब आपको पढ़ने का एक बार शौक हो गया, तो फिर अखबार, मैगजीन्स, बुक्स, जनरल रीडिंग, फिर वो रीडिंग का जो दायरा बढ़ता चला जाता है। और सर ये रोग है वाकई। मुझे याद है मैंने एक दिन में 18 घंटे, और ये सिलसिला आज तक चला। आज एट द एज ऑफ 60 भी आई रीड अप टू 18 आवर्स अ डे। तो ये तो था रीडिंग। अच्छा, रीडिंग के साथ एक शौक और है जो दोनों पैरेलल चल सकते हैं, आप दोनों एक साथ कर सकते हैं, वो था म्यूजिक। अच्छा, मैं एक चीज मानता हूं जी। बाबा जी, ये 45 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं इस वीडियो को, और संगीत के ऊपर बात करने का मेरा इरादा ज़रूर था, लेकिन मैं सोचता हूं कि संगीत के शौक की चर्चा हम लोग अगले क्रम में अगले एपिसोड में कर हाँ, लेंगे। क्योंकि तो आज जो है हम पढ़ाई और साहित्य की बात ही करते हैं 15-20 मिनट और जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि बाबा जी को पढ़ने का जो संस्कार है वो अपने पूर्वजों से मिला। इनके दादाजी जो है वो एक अध्यापक थे, स्वयं भले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फॉर्मल एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और काशीराज के यहाँ जो है वो पढ़ाने का काम किया करते थे। तो पढ़ने के जीन्स जो है बाबा जी को अपने पूर्वजों से मिले, और उसके बाद इनको मौके मिले इस तरह के, जिसके बाद उन्होंने जो भी हाथ में आया पढ़ डाला। अब हमें भी याद आता है कि लिखना पढ़ना हमने लगभग 3 साल की उम्र में सीख लिया था, और वो समय ऐसा था कि अगर 10 पैसे की मूंगफली भी खरीदी तो जो ठोंगा जिसमें मूंगफली पैक हो करके आती थी उसको भी पढ़े बिना नहीं फेंकते थे। तो इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। और जो मूल प्रश्न बाबा जी से हमने किया था वो ये था कि बाबा जी, ये स्वतंत्र चिंतन की विधा आपने कैसे विकसित की? तो बाबा जी ने उसका इनडायरेक्टली जवाब दिया है कि स्वतंत्र चिंतन की जो विधा है वो तरह तरह की चीजें पढ़ने से ही विकसित होती है। आप जब परस्पर विरोधी बातों को पढ़ते हैं और उन पर चिंतन करते हैं तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं उनको इवेल्युएट करने के लिए, उनमें से क्या सही है या कौन ज्यादा सही है ये सोचने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। आपने गांधी की आत्मकथा भी पढ़ ली और उसी निर्लिप्त भाव से बिल्कुल आपने गोडसे ने जो लिखा है गांधीवध क्यों, आपने वो भी पढ़ लिया। अब जब दोनों आप पढ़ लेते हैं तो एक अकेले जब पढ़ेंगे कोई भी किताब दोनों में से तो आपको वो ठीक लगेगी, लेकिन जब दूसरी भी पढ़ते हैं तब आपको आपके दिमाग में जो है एक चर्निंग होने लगती है कि ये सही है कि वो सही है, कहाँ वो सही है कहाँ ये सही है। तो जो सोचने की कला का जो विकास होता है
वो पढ़ने से ही होता है। इसलिए हम भी आप लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि आप बच्चों को अपने पढ़ने से मत रोकिए। तो खैर बाबा जी की ही चर्चा करते हैं, बाबा जी की पढ़ाई की चर्चा करते हैं। तो बाबा जी, इतनी सारी किताबें आपने पढ़ी, अब अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक किताब कोई बताइए जो आप रिकमेंड करेंगे कि आपके जो श्रोता वर्ग के लोग हैं एक किताब केवल पढ़ें जिससे कि आपका उनको सही परिचय मिल जाए, तो वो कौन सी किताब आप रिकमेंड करेंगे? हिंदी में ययाति। हालांकि ययाति तो देखिए एक पौराणिक कथा है, महाभारत की कथा है, महाभारत में ययाति की कथा मिलती है। तो वो शर्मिष्ठा देवयानी ये सारी बातें जो है जिसने महाभारत पढ़ी है उसको मालूम होगा। अच्छा खैर चलिए, ययाति से आपका परिचय कैसे मिलता है ये बताइए। देखिए, ययाति की कहानी में दो पात्र हैं, यति और ययाति। उधर दो और पात्र हैं, देवयानी और शर्मिष्ठा। और उसके बाद दो और पात्र हैं, यदु और वो जो दूसरे भाई थे यदु के, तुर्वसु थे, क्या नाम, तुर्वसु थे शायद, पुरु। भाई ययाति ने जब पुरु, तो जब ययाति ने जवानी मांगी थी तो यदु ने मना कर दिया था, तो शायद पुरु ने दे दी थी। तो ये तीनों, यति और ययाति, ययाति जो है वो भोग में पूरी तरह आकंठ डूबा हुआ है ना, और यति जो है वो वैराग्य में आकंठ डूबा हुआ है। दोनों राजपुत्र हैं। उसके बाद देवयानी और शर्मिष्ठा का देख लीजिए, एकदम परस्पर, एक दक्षिणी ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव है। उसी तरह यदु और पुरु, एक ने पिता की एक आज्ञा पे अपना अंगदान तक कर दिया, भाई जो वो कहना मेरी जवानी मुझे लौटा दो, अपनी जवानी दे दो। वो मुझे लगता है कि कोई अंग प्रत्यारोपण हुआ होगा उस जमाने में। खैर, तो तब ययाति में जो है ना, वो जो दो मुख्य पात्र हैं वो दोनों एक्सट्रीम हैं, पर ययाति भोग में एक्सट्रीम है और यति वैराग्य का एक्सट्रीम है। तो ययाति शायद उसका मुख्य संदेश यही है कि यार लेट्स हैव अ बैलेंस इन बोथ ऑफ देम, भोग और विलास का की अति और एक तरफ वैराग्य की अति। तो मुझे ऐसा लगता है ना, मैं बड़ा परफेक्ट एग्जांपल हूं कि जो विष्णु सखाराम या ययाति की जो कहानी कहना चाहती है ना, कि दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एक मध्यमार्गीय रास्ता अपना लो। मुझे ऐसा लगता है कि आई एम ए परफेक्ट स्पेसिमन ऑफ दैट मध्य मार्ग। जी। और अंग्रेजी की किताबों में ना, मैं जो ये टॉप सेलर्स वाला जो साहित्य, जो जिसे आप उपन्यास कह सकते हैं, मगर मुझे किसी एक पुस्तक, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का नाम लेना होगा ना, तो मैं तब उसमें फ्रेडरिक फोर्सिथ की द डे ऑफ जैकल को मानता हूं। अगर आप उस पुस्तक को, मैं आज भी मानता हूं कि अगर थ्रिलर पढ़ना है तो डे ऑफ जैकल से ऊपर कुछ। तो ये है सर मेरी जो। अच्छा, उम्र के बच्चों को और पेरेंट्स को एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चे से पहले दिन एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो शेक्सपियर पढ़ने लगेगा ना, थॉमस हार्डी पढ़ने लगेगा, नहीं। पहले दिन वो अपने लेवल की छोटी मोटी किताबें ही पढ़ेगा, पढ़ने दीजिए उसको। उस सत्य कथा, मनोहर कहानियां, गुलशन नंदा रानू, या आजकल के जो ये
हमने तो याद है, मैंने बहुत बचपन में तो मैंने वो एस.सी. बेदी और कर्नल रंजीत और उस टाइप की बहुत सारी पढ़ी। पढ़ने का शौक उन्हीं चीजों से पैदा होता है। पढ़ने का शौक असल में मैगजीन से पैदा होता है, कॉमिक्स से पैदा होता है। पढ़ने का शौक बाल पत्रिकाओं से पैदा होता है। एक बार जब वहां से नींव पड़ जाती है, फिर तो आदमी का लेवल अपने आप बढ़ता चला जाता है। इसलिए बच्चा कुछ भी अगर पढ़ रहा है, पढ़ने दीजिए उसको। तब उस वक्त उसको स्तरीय या वो मत खोजिए उसमें, ये क्या पढ़ रहे हो, नहीं, जो पढ़ रहा है पढ़ने दीजिए, बशर्ते कि बहुत ज्यादा अश्लील या इस टाइप का छिछला ना हो। पर अगर लिटरेचर में अगर बाल साहित्य भी पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ने दीजिए। अगर ये लुगदी साहित्य भी अगर वो पढ़ रहा है, पढ़ने दीजिए, डोंट स्टॉप। लुगदी साहित्य से ही अच्छा साहित्य पढ़ने की नींव पड़ती है। हालांकि मैंने अपने जीवन में लुगदी साहित्य कभी नहीं पढ़ा, मैंने रिलिश नहीं किया। एक दो बार पढ़ा होगा तो मुझे याद है, मजा नहीं आया। जी बाबा जी, हिंदी साहित्य के प्रति जो आपकी एक किस्म से कहा जाए कि एंटीपैथी डेवलप हो गई, उसको मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उपन्यास तो वास्तव में अंग्रेजी में ही लिखे गए हैं। हिंदी में जिनको उपन्यास कह करके बेचा गया है, वो तो एक तरीके से समझिए कि अखबार लिखने वाली चीज है। प्रेमचंद के उपन्यास का कोई नायक जो है अखबार पढ़ रहा है, उसके बाद जो वो पढ़ रहा है पूरा अखबार ही जो है उतार दिया गया। बस वो लंबाई बढ़ाने के लिए शॉर्ट स्टोरी को ही जो है वो उपन्यास में तब्दील कर दिया गया। हिंदी में बहुत अच्छे उपन्यास नहीं लिखे गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि राग दरबारी देखिए। आपके लिए हम मंगवाया हूं, अभी तक रखी हुई है, उसका पैकिंग भी नहीं खोला हूं। आपसे बात हुई थी कि महापुर में जाना है, तो हम सोचे और क्या, मिठाई उठाई लेके जाने से अच्छा है चलिए किताबें एक तो लेके चले गए। तो राग दरबारी तो आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। परंतु बाई एंड लार्ज आपकी ये बात ठीक है कि उपन्यास तो अगर पढ़ना है तो अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहिए। हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे तो 2-3 के बाद आप उपन्यास पढ़ना छोड़ देंगे, जैसा कि आपके साथ हुआ ये गुनाहों का देवता को लेकर के। लगभग इसी तरह की घटना मेरे साथ भी घटी। मैंने भी उस उपन्यास को पढ़ना शुरू किया और करीब आधा पढ़ने के बाद छोड़ दिया। किस उम्र में पढ़े थे? उम्र क्या यही कोई स्कूल में ही था उस समय में, 15-16। अच्छा। लेकिन अब वो आदत हमको भी लग गई थी ना, ये थ्रिलर वाली आदत लग गई थी। जब तक आप एक पन्ना पलटने के बाद दूसरा पन्ना पलटने के लिए व्यग्र न हो उठे एकदम से, उपन्यास आपको मजबूर न कर दे कि आगे देखो क्या होता है, तब तक तो पढ़ने का कोई आनंद ही नहीं। अब जो आप एक पन्ना पढ़ के खुद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या होने जा रहा है, तो उसको पढ़ने में तो कोई मजा नहीं। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद हम 1 घंटा पूरा हो जाएगा हमारा, इसको समाप्त करेंगे। आप कोई एक शॉर्ट स्टोरी ऐसी बताइए बाबा जी, जिसको पढ़ करके आपकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे याद नहीं आ रही, और शॉर्ट स्टोरीज मैंने कोई बहुत ज्यादा पढ़ी भी नहीं है। मैंने शॉर्ट स्टोरीज भी मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी ज्यादा। पर मैं इतना जानता हूं, अच्छा शॉर्ट स्टोरीज तो सारी, अच्छा प्रेमचंद ही लिखते थे और कौन लिखता था? अब जैसे मेरे दिमाग में जो कहानी थी, आपसे ये सवाल पूछते समय, वो थी रविंद्रनाथ टैगोर की काबुली वाला। मैंने पढ़ी नहीं है। ओह, या पढ़ी है तो याद नहीं है। वो जो बच्ची है शायद, जो वो मेवे बेचने वाला आता है, वही है ना? हाँ 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 हाँ, पढ़ी थी बचपन में, याद मतलब कोई वो। अरे तो अब आप कल्पना कीजिए कहानी का जो क्लाइमैक्स है, जिसमें एक बाप जो कि काफी लंबे समय से लड़की से दूर है, जेल भी उसको हो जाती है, कुछ साल के बाद वहां से छूटता है, और उसको अचानक पता लगता है कि उसकी लड़की भी बड़ी हो गई होगी, अब जैसी छोड़ के आया था वैसी नहीं रही होगी। तो एक आप फिर से नेट पे खोज के पढ़िए उसको,
उसको पढ़ करके बाबा जी एक सिरन सी दौड़ जाती है शरीर में। यस, ऐसी ही एक कहानी सीबीएसई की 10th की किताब में इंग्लिश में है, जिसमें वो एक बाप है जो पिछले 35 साल से अपनी बेटी की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। उसका नाम मैं खोज के बताऊंगा। मुझे याद है मैंने 10th में मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तो वो कहानी मैंने 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी। उसका नाम भूल गया हूं मैं। उसकी भी यही कहानी है कि एक बाप है जो शिकारी था, फिर पुराने जमाने में उसकी बेटी की शादी कहीं बहुत दूर हो जाती है और वो पिछले 30-35 साल से उस बेटी की मतलब खबर पाने के लिए परेशान है और रोज डाकिये से पूछता है कि मेरी चिट्ठी आई क्या। वो भी बड़ी मार्मिक कहानी, हालांकि इंग्लिश में थी। वो उसका मैं नेट पे खोज के बताऊंगा आपको। ये दर्शक जो 10th के स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको याद होगा। एक और अंग्रेजी की कहानी जो मुझे याद आती है, वो इसी प्रकार की एकदम से मूव कर देने वाली, हिला देने वाली। उसका नाम था द गिफ्ट ऑफ द मागी। कुछ याद आ रहा है आपको? याद है बिल्कुल जी। मैं और एक उपन्यास मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। आज तो शायद उतना मजा नहीं आएगा उसको पढ़ करके। वो करीब उपन्यास को भी प्रकाशित हुए 50 साल हो गए, 50 से ज्यादा ही हो गए। उपन्यास का नाम है द मैन और उसके लेखक हैं इरविंग वेलेस। उस उपन्यास में कल्पना की गई है इरविंग वेलेस के मैंने 2-3 उपन्यास पढ़े। एक तो पिजन प्रोजेक्ट था, एक फैन क्लब था, इरविंग वेलेस का ही था ना फैन क्लब भी। हाँ जी, फैन क्लब एरोटिक उपन्यास था। एक पिजन प्रोजेक्ट था, एक दो और पढ़े हैं इरविंग वेलेस। अलमाइटी भी शायद उसी का है। अलमाइटी उसी का, इरविंग वेलेस का, अलमाइटी का उसी का ना। और वो जिसमें वो खबर बनाने के लिए अपराध करते हैं वो भी उन्हीं का है। वही अलमाइटी ही है वो। अच्छा, वो अलमाइटी है। अच्छा, जी जी जी। इरविंग वेलेस। इरविंग वेलेस के कौन से उपन्यास की बात कर रहे हैं आप? द मैन। अच्छा। उसमें उस स्थिति की कल्पना की गई है जब एक ब्लैक आदमी जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट हो जाएगा। आज से 60 साल पहले उसने लिखा था, एक काला आदमी जो है बाई डिफॉल्ट, नॉट बाई चॉइस, बाई डिफॉल्ट वो राष्ट्रपति बन जाता है अमेरिका का। और राष्ट्रपति बन जाने के बाद पहले तो एक कॉकस होता है जो उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। कुछ दूर तक तो चलता भी है उनके साथ में, लेकिन जब उसकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती उनके साथ चलने की, तब वो अपना अलग रास्ता बनाता है और अपने स्थापित करता है। वो ये उसकी कहानी है, बहुत ही जबरदस्त कहानी। आपको मौका मिले तो पढ़ के देखें। आज में मेरे ख्याल से पीडीएफ में अवेलेबल होगा। नहीं, मुझे पीडीएफ में किताब पढ़ने में मजा नहीं आता। नहीं, वो पढ़ ही नहीं सकते आप पीडीएफ में। हाँ, मैं तो किताब हाथ में लेके ही पढ़ने में मजा आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बाबा जी, आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं और इसको जारी रखेंगे हम लोग आगे, जब आप कहें तब। अंतिम एक मिनट और लूंगा। मुझसे अगर कोई पूछेगा ना कि अंग्रेजी में एक कोई संपूर्ण लेखक जिसकी शॉर्ट स्टोरीज एज वेल एज उपन्यास जो कि फिक्शन में और साहित्य मतलब टॉप सेलर्स में और साहित्यिक लेखन में भी जो बराबर बैलेंस जिसको मैं मानता हूं लेखक, वो थे विलियम समरसेट मॉम। उस आदमी जैसा लेखक अंग्रेजी में नहीं। विलियम समरसेट, उनकी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लीजिए और उनके सारे उपन्यास पढ़ लीजिए। ओहो सर, विलियम समरसेट मॉम का एक उपन्यास है द ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज।
जैसे उनका है द पेंटेड व्हील, क्या गजब लेखन सर। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज तो अगर आप पढ़ लेंगे ना, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन। तो एक लेखक के रूप में मैं अगर किसी को मुझे सजेस्ट करना होगा, क्योंकि आर्थर एली वगैरह ये थ्रिलर्स हैं, ये थ्रिलर्स लिखते हैं, पर साहित्यिक लेखन अगर आपने पढ़ना है, वो भी ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर, मानवीय संवेदनाओं का चितेरा अगर कोई अंग्रेजी में है तो बेस्ट इज ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज के विलियम समरसेट मॉम। उनकी जो नाम है MAUGHM है, बिल्कुल बोला जाता है मॉम। तो मैं एक लेखक सजेस्ट करूंगा अपने पाठकों को, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो विलियम समरसेट मॉम को पढ़ना शुरू कीजिए। तो बाय द वे, आपने आर्थर कॉनन डॉयल को पढ़ा है क्या? हाँ, पढ़ा है। अच्छा। वो चूंकि वो जासूसी लिखते हैं, जासूसी कहीं नहीं है उसमें, वो जासूसी नहीं की, वो तो आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन, केवल इतना। बिल्कुल। वो आजकल एक किताब मैं पढ़ रहा हूं, आपको मैं बता दूं, उसका नाम है हाउ टू थिंक लाइक शर्लक होम्स। क्या बात। तो चलिए आज की चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं बाबा जी। बिल्कुल, यहीं से शुरू करेंगे हम अपना अगला एपिसोड, जिसमें संगीत की भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सर, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्री राम।